Good morning, friends. Welcome to this session. In this session, we are going to continue the same chapter, Cell, the Unit of Life. और अब तक हमने इस चैप्टर का व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया है. आप चाहें तो इसकी वीडियोस देख सकते हैं. टुडे आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज यूकैरियोटिक सेल. और हम यूकैरियोटिक सेल के स्पेशली सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को डिस्कस करेंगे. सो हियर इज यस यूकैरियोटिक सेल इन फ्रंट ऑफ यू. होप कि अभी अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे होंगे. आज का हमारा डिस्कशन यूकैरियोटिक सेल में रहने वाला है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को लेकर. इस वीडियो में हम इन दो पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, द यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड्स, यहाँ पर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन्होंने आर.एच. विटेकर ने दिया था. सो किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. जो आपको किंगडम मोनरा था दैट वाज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो यहाँ एनसीईआरटी साफ तौर पे लिखती है यानी कि मोनरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई दे आर फ्रॉम यूकैरियोटिक cells. So in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. अगर ये लाइन दे दी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये किसके बारे में बोला गया है. या तो वो यूकैरियोटिक सेल दे दें या यूकैरियोटिक सेल के कोई एग्जाम्पल्स दे दें. यूकैरियोटिक सेल्स पॉजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वेलप. ये तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की बेसिक डिफरेंस ही होती है न्यूक्लियस. इसके अलावा भी जो डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पर हमारा डिफरेंट वीडियो आएगा. देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स. ये हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं 12th क्लास के जेनेटिक्स में. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. सारे एक जैसे नहीं होते. Plants and animal cells are different as the former possess cell wall. अगर आप plant cell and animal cell को देखें, plant cell and animal cell, तो यहाँ आपको यहाँ से एनसीईआरटी जबरदस्त एक पॉइंट लिखती है और क्वेश्चन भी फ्रेम करती है नीट में कि अगर आप प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा, आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होगा. एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा. लार्ज सेंट्रल क्या होंगे? वैक्यूल होगा जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स. अब एनिमल सेल की बारी आई. एनिमल सेल में आपको मिलेंगे सेंट्रियोल जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होगा. सो एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रियोल विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स. तो ये क्या होंगे? प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है. इनफैक्ट जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे भी कि आपके पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर ये डायग्राम दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि ये डायग्राम है किसका, तो भी आप बता पाएंगे कि ये डायग्राम किसका है. मतलब ये डायग्राम प्लांट का है या एनिमल सेल का है. तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है एक क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड्स है. ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है वैक्यूल. तो अगर वैक्यूल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा सेल होना चाहिए? ऑब्वियसली ये आपका प्लांट सेल होना चाहिए. वेरी गुड. तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया? प्लांट सेल का. प्लांट सेल. नाउ नीचे एक सेल दिए हुए हैं आपके पास. यहाँ अगर आपको सिर्फ सेल दे दिया जाए ये स्ट्रक्चर बनाकर, तो आप बता सकते हैं कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. देखिए यहाँ आपको सेंट्रियोल दिख गया. सेंट्रियोल इज अ फीचर ऑफ एनिमल सेल, यानी कि ये क्या होगा? एनिमल सेल. इसके अलावा आप यहाँ प्लास्टिड नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास सेंट्रियल वैक्यूल नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक एनिमल सेल. बहुत बढ़िया. यानी कि डायग्राम देखकर भी विदाउट लेवलिंग भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्लांट सेल का है या एनिमल सेल का है. इसके आगे जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जैसा कि हमने पहले बोला, आपको डिस्कस किया जाएगा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को लेकर. ये आया आपके पास ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन. तो पहली चीज ये कि सेल मेम्ब्रेन होना एक लिविंग सेल की पहचान है. एक
नोट पॉइंट आप लिख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन होना एक लिविंग सेल की पहचान है। मतलब अगर कोई लिविंग सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। अब सेल मेम्ब्रेन क्या सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं? नहीं, सेल मेम्ब्रेन आपको किसी भी लिविंग सेल में मिल जाएगा, चाहे वो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो, या आपका यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में आपको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होते हैं, यानी स्ट्रक्चर वाइज दे वेरी? तो आंसर इज नो। एक सेल मेम्ब्रेन ऐसा एक स्ट्रक्चर है, जैसा आपने पहले लास्ट सेशन में पढ़ा था, राइबोसोम। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ in case of prokaryotes as well as in eukaryotic cell, but difference is in prokaryotic cell the ribosome was 70s type। जो राइबोसोम था वो दोनों ही सेल में प्रेजेंट था, बट उसके टाइप्स अलग थे। प्रोकैरियोट में वो 70s था, यूकैरियोट में 80s। ठीक है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो क्या ये अलग अलग टाइप के होंगे? आंसर इज नो। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसा होगा। ठीक है, पहली चीज इंफॉर्मेशन यहां से ये। अब बात करते हैं, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द दैट इज द एडवेंशन ऑफ दिस इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन ड्यूरिंग 1950s। ठीक है, जब इन्वेंशन होगा तभी तो हम इसको देख पाएंगे, तब तक ह्यूमन आरबीसीज जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास नोन थे। enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। एक चीज और, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस पूरे इंटायर पैराग्राफ में, तो कुछ कंफ्यूजिंग सा आपको वर्ड दिखेगा। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। Important point, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन क्या मिलेंगे आपको? वो रहेगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द मेजर, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाई लेयर, यानी कि एक लेयर नहीं, बाई लेयर, दो लेयर। मतलब कि अगर हम बात करें तो एक लेयर ये मान लीजिए एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है, तो ये एक लेयर बना रही है, ठीक, और एक ये लेयर बन गई, एक ये लेयर बनी। तो अब आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ये एक लेयर है, ये दो लेयर है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाई लेयर। अब हम कहेंगे इसे बाई लेयर स्ट्रक्चर। यही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अभी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid membrane also contains cholesterol। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी रखता है। ये आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, नीट में पूछा गया था एक बार। चलिए, अब यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है। अब आपको एक चीज डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ना, ये एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये, ठीक है, आखिर इसके इसी स्ट्रक्चर को मिला मिला कर ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आखिर ये क्या है? इसको देखो। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये आपके पास CH2 OH, फिर आया आपके पास CH OH, फिर आया आपके पास CH2 OH। केमिस्ट्री भी पढ़ते हो आप लोग, बता सकते हो ये किसका डायग्राम मैंने लिखा है, किसका आपका केमिकल फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है? ये है आपके पास ग्लिसरॉल। क्या है ये है ग्लिसरॉल, है ना, ये ग्लिसरॉल है। बढ़िया। अब नेक्स्ट ये है आपके पास COOH, यानी कि COH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये एक फैटी एसिड हो गया। ये क्या है? फैटी एसिड।
बढ़िया। यहाँ पर अगेन सी ओ ओ एच और यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन, ये भी क्या हो गया, एक फैटी एसिड। अब चलिए दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। देखिए अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर ये OH एंड ये OH, अगर हम इसकी बात करें COH की, तो ये तो एसिड है। एसिड को आपने पढ़ा होगा, एसिड से क्या रिलीज होते हैं, H+। यहाँ पर आपने देखा हो OH ग्रुप, ग्लिसरॉल है, ये क्या रिलीज करता है, OH। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेंगे और ये क्या बना देगा, यहाँ से निकलेंगे और H2O रिलीज होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। इस OH के पास कौन आता है, इस OH के पास आएगा फॉस्फेट। यहाँ कौन आएगा, फॉस्फेट। आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, बट आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि आखिर ये स्ट्रक्चर आया कैसे, इसकी वजह से हमें आपको ये समझाना पड़ रहा है। अब अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट क्या है, एक पोलर एंड है, पोलर एंड। अब अगर इसको हम टिल्ट कर दे, 90 डिग्री से टिल्ट कर ले आप, तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, ये देखिए, ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन था इसने क्या बना दिया, हेड बना दिया। और ये जो दोनों चेन्स है फैटी एसिड के, इन्होंने क्या बना दिया, इसका इस तरह से टेल बन गया। अब आपको आई थिंक बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। नाउ सी, अब अगर आप इसे देखें तो यहां पर क्या हो गया, ये बन गया इसका हेड, ये है हेड, और ये कैसा होगा, पोलर, ये है पोलर, पोलर हेड। टेल है, ये कौन सा पोर्शन है, टेल। तो टेल कैसा है, ये नॉन पोलर, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिया है ना, वाटर से फोबिक है। क्यों हाइड्रोफोबिक है ये हाइड्रोफोबिक क्यों है, रिपेल करेगा, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होगा, दूर भागेगा। क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके चेन में क्या है, फैटी एसिड यानी कि लिपिड है। तो ये हाइड्रोफोबिक क्यों है, ड्यू टू फैटी एसिड, ड्यू टू फैटी एसिड। बढ़िया। जब आप पोलर हेड को देखेंगे, अगर इसका नेचर देखेंगे तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक क्यों है, हाइड्रोफिलिक अगर पूछा जाए कि हाइड्रोफिलिक क्यों है, तो ड्यू टू, ये है ना इसके पास फॉस्फेट, तो ड्यू टू फॉस्फेट। क्लियर। अब आपको बात समझ में आ गई। ये हेड पोलर हेड है, इट इज हाइड्रोफिलिक ड्यू टू फॉस्फेट। जो टेल है हाइड्रोफोबिक ड्यू टू फैटी एसिड। क्लियर। अब ये एक आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसी को आप इस तरह से जब बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एक लेयर। और इस तरह से जब आप बना देते हो, आप क्या पढ़ते हो, इसी को बोलते हो बाई लेयर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाई लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नाउ सी, यहां पर अगर इस पॉइंट को देखें आप, इस जगह को, तो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा कि इसमें येलो येलो कुछ एम्बेडेड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इस प्रोटीन की बात करिए, क्या है, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो अगर हम इस प्रोटीन की बात करें इसकी, तो हम इसका नाम देते हैं कि भाई ये कौन सा प्रोटीन है, ये हमारे पास जो प्रोटीन है ये है एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, तो आप कहते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। हम इसे भी कह रहे हैं कि ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन को हम कह रहे हैं कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, चलिए। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है इनको
हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कोई भी प्रोटीन को अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और उनको हमें निकालने के लिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़े, डिस्ट्रॉय करना पड़े, ठीक है, तो वो कहला जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। आप देख सकते हैं, अगर इस प्रोटीन का हम नाम दे दे ए और इस प्रोटीन का नाम दे दे बी और ये है सी, ए एंड बी दोनों को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो दोनों के लिए हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें क्या करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको हमें निकालने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। इसीलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन या पेरीफेरी, ठीक है। ये क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो अगर इंटीग्रल कहे या इंट्रिंसिक बोले तो दोनों की मीनिंग क्या है, सेम, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या हो गया, अगर आप ए को देखें तो इट इज एम्बेडेड फुली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर बी को देखें तो इट इज एम्बेडेड पार्शियली इन द मेम्ब्रेन। तो या तो वो फुली एम्बेडेड हो या पार्शियली एम्बेडेड हो, एम्बेडेड है ना तो वो इंट्रिंसिक की कैटेगरी में आ गया, एम्बेडेड नहीं है बहुत आसानी से निकाला जा सकता है जैसे कि सी, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते क्यों है, कौन सा पोलर हेड है, कौन सा नॉन पोलर हेड है, किसे हम हाइड्रोफोबिक क्यों हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक क्यों हाइड्रोफोलिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर यही है लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये होता कैसा है, बाई लेयर, बाई मतलब टू। अब ये बाई लेयर क्यों है, एक एक यूनिट इसकी कैसे बनी हुई है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर बता दिया गया। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक। यहां देखते हैं, लेटर बायोकेमिकल investigations clearly revealed that the cell membrane also possesses proteins and carbohydrates. The ratio of protein and lipids varies considerably in different cell types, ठीक है, अलग अलग सेल टाइप में इनके प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो होगा वो भी वेरी करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन ह्यूमन बींग्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी कहती है कि ये सेल टू सेल इनके प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के रेशियो वेरी करेंगे, लेकिन इसने एक डेटा दिया हुआ है आरबीसी का। ह्यूमन का जो आरबीसी है इसमें आप देखेंगे कि 52% आपको मिलेगा प्रोटीन एंड 40% दिया हुआ है लिपिड्स, 40% लिपिड्स। ये इंफॉर्मेशन आप रखेंगे क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसको वैसे वैसा दे देंगे, प्रोटीन्स 40%, लिपिड्स 52%, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को, कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरीफेरल प्रोटीन्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। पेरीफेरल प्रोटीन्स यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। यही हमने अभी डिस्कस किया, कहाँ पर, ये हमने अभी डिस्कस किया इस वाले जगह पर, है ना। यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से, इंटीग्रल, जो कि या तो फुल्ली यानी कि टोटली या पार्शियली इम्बेडेड हो मेम्ब्रेन में, और एक्सट्रिंसिक क्या, जो कि सरफेस पे हो, ये इम्बेडेड नहीं होंगे। बढ़िया, ये रहा आपके पास वो स्ट्रक्चर, ये रहा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी आपके पास है और आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो हम आज के डेट में पढ़ते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दिया मॉडल बहुतों ने, लेकिन जो हम आज के डेट में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिगर 8.4 में आपके जो दिया हुआ है, यही वो मॉडल है जिसे हम एक्सेप्टेड है और आज के डेट में हम इसी फ्लूइड मोजाइक मॉडल को पढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द क्वेसी फ्लूइड नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज। अगर पूछ दे कि क्वेसी फ्लूइड नेचर किसका है, सो द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट। यहां से जबरदस्त आता है, हम आपका एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि लैटरल मूवमेंट, यहां पर मूवमेंट को चेंज कर देगा। आपको वर्ड याद होना चाहिए कि इसकी क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से ही लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स पॉसिबल है विदिन द overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए आपको हम ले चलते हैं इस ब्लैक बोर्ड पर, और यहाँ आप देखेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, नाउ सी, ये रहा आपके पास एक बाइलेयर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने के लिए ताकि हम आपको समझा सकें। होप सो आप भी साथ के साथ बना रहे होंगे। ये लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। चलिए, आपका भी डायग्राम कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। नाउ सी, इसमें ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, तो इस सरफेस पर, यहाँ पर अगर कोई गैस हो, CO2 हो, है ना, या मान लीजिए यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल हो, या यहाँ पर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, क्या हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो वो आसानी से इस पार, यानी कि गैस हो तो वो डिफ्यूज करके इस तरफ आ सकता है बाय डिफ्यूजन। अगर वो वाटर हो तो आराम से आ सकता है बाय डिफ्यूजन। और हमें पता है कि हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बढ़िया। अगर ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो भी आ सकता है बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। बहुत अच्छे। लेकिन अगर ये साइड, अगर कोई चार्ज आयन हो, मान लीजिए Na+ है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई केमिकल हो, जैसे कि आपके पास कोई ग्लूकोज हो, ग्लूकोज हो, ठीक है, तो Na+ किसके थ्रू आएंगे, Na+ के लिए आपने देखा होगा एक गेट लगा हुआ है, ग्लूकोज के लिए भी एक गेट लगी हुई है ना। यानी कि ये कैसे आएंगे, ये क्रॉस करेंगे, इनके क्रॉस को हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समवन इज गोइंग टू फैसिलिटेट देयर डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये हमेशा एक प्रोटीन का चैनल होगा, उसके थ्रू आएंगे। यानी कि जो ये पाइप सिस्टम आप देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन में ही चैनल्स लगे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चैनल्स। और इनका नेचर अगर कोई पूछे तो कैसा होता है, ये केमिकल प्रोटीन्स होते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं इनके मूवमेंट को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया। इसका मतलब हमने कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर नोट किए। क्या नोट किया, हमने देखा कि अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस हो, नॉन पोलर कोई सब्सटेंस हो, गैस हो, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो वो कैसे आया, ये आया डिफ्यूजन के थ्रू,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करके ये आ गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यहाँ से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पुट कर सकते हैं। यानी कि जो पोलर चीजें थी वो केमिकल या पंप्स के थ्रू आई, इनको हम क्या चैनल्स बोलते हैं या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पंप्स। ठीक है, अब पंप्स के थ्रू कौन सी चीजें आई आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं। जो भी पोलर थी, पोलर्स कैसे मूव हुई, विद द हेल्प ऑफ चैनल्स या पंप्स। डन, गुड। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, आपने पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर आना। ठीक, तो एंडोसाइटोसिस जो होती है, एंडोसाइटोसिस यानी कि एंडो मतलब अंदर आना, सेल के अंदर कोई किसी चीज की एंट्री होना, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस अंदर जो वो चीज आ रही है वो सॉलिड के फॉर्म में भी आ सकती है और वो लिक्विड फॉर्म में भी आ सकती है। इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड में अगर कोई सॉलिड के फॉर्म में आ रही है तो उसको आप कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जो सॉलिड सब्सटेंसेस गेटिंग इंटर इनसाइड द सेल। और अगर कोई लिक्विड आ रहा है तो आप कहते हो पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पीनो सेल कुछ पी रहा है, फेगो सेल कुछ आ रहा है, खा रहा है, ईटिंग, सेल इज ईटिंग समथिंग, सेल इज ड्रिंकिंग समथिंग। तो लिक्विड के सेंस में आप क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। सॉलिड के सेंस में क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। वेरी गुड। ये तो एंडोसाइटोसिस की बारी हो गई है ना। और अगर सेल से बाहर अगर कोई चीज है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। आपको यहां से वर्ड क्लियर हो जाएगा, एंडो एंड एक्सो। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड द सेल। इसका मतलब हो गया समथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम द सेल, समथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम द सेल। बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। फ्लूइडिटी। ठीक है, अब ये फ्लूइडिटी क्या थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए यहां पर अगर हमने देखा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमने अभी देखा, ठीक है, इस जगह पर अगर हमने इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा तो यहां पर आपने एक चीज गौर किया होगा, वो ये चीज है, देखिए एक सेकेंड, हाँ, यहां पर इस सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, लिपिड बाइलेयर। स्ट्रक्चर कैसा है ये, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कि इसका नेचर कैसा है, सेमी फ्लूइड। इसका नेचर कैसा है, सेमी फ्लूइड। बहुत अच्छे। ड्यू टू दिस सेमी फ्लूइड नेचर, इसके इस सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से, लिपिड बाइलेयर की सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से प्रोटीन्स की कैसी मूवमेंट होती है, लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट होती है, किसकी, लैटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की। ठीक है, दिस फीचर ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। इसके इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। यानी कि द लिपिड बाइलेयर इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। ड्यू टू इट्स सेमी फ्लूइड इन नेचर देयर इज लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन इट्स मेम्ब्रेन। और इसके इसी फीचर को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। दिस फीचर ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी। तो आई थिंक आपको फ्लूइडिटी के का मतलब समझ में आ गया होगा, जो एनसीईआरटी यहाँ पर फ्लूइडिटी लिख रही है। द फ्लूइड nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis। यहाँ पर वर्ड दे दिया गया, इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। मतलब यहाँ एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ एनसीईआरटी ये बता रही है कि इस सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर होने की वजह से, चूंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, यानी कि ड्यू टू फ्लूइड नेचर, ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है।
कौन कौन से फंक्शंस है, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है। अगर ये फ्लूइड नेचर का नहीं हो पाता तो इसके ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये भी नहीं हो पाते। कौन सा फंक्शंस है ये फंक्शंस है कि इसकी इसी वजह से ये क्या करता है, ग्रोथ इज पॉसिबल। सेल की जो ग्रोथ होती है इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड नेचर का है। दूसरा एनसीईआरटी कहती है इसके फ्लूइड नेचर होने की वजह से ही सेल क्या कर सकता है, सेल कुछ सिक्रीट कर सकता है। सेल हेल्प्स इन सिक्रीशन, बहुत जगह पढ़ेंगे, सेल इज हेल्पिंग इन द सिक्रीशन ऑफ समथिंग। इसके फ्लूइड नेचर होने की वजह से सेल एक्सोसाइटोसिस में हेल्प कर सकता है, एक्सोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस भी, एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है ये। और एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस दोनों क्या होते हैं आपने यहां पर डिटेल में पढ़ लिया है। साइटोसिस, गुड। चूंकि इसके फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी सेल मेम्ब्रेन का, इसी की वजह से इसके सेल के एक्सटेंशंस बन जाते हैं, सेल एक्सटेंशंस बनते हैं। अब सेल एक्सटेंशंस का क्या मतलब है, सेल एक्सटेंशंस बन जाते हैं, एक्सटेंशन कैन फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हो, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल का ये एक्सटेंशंस बन गए, ये एक्सटेंडेड फॉर्म्स है, एक्सटेंशंस है, ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए कुछ इसके पार्ट्स हैं। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इसका ये फ्लूइड नेचर है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, माइक्रोविलाई, आप नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो सुनेंगे आप, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो माइक्रो जो विलस है ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसके इस एक्सटेंशन होने की वजह से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। बढ़िया, ये एनसीईआरटी लिखती है तो यहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी फ्रेम करेगी इस पॉइंट से कि ये सारे पॉइंट्स क्यों पॉसिबल है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड नेचर का है, इसीलिए पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, जो कि हमने अभी ट्रांसपोर्ट देखा भी है ना। यहाँ पर दो तरह के ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी, एक है आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कभी भी अगर आपके पास एक्टिव वर्ड आता है तो आप ये समझ ले कि अगर किसी प्रोसेस के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट, उसके लिए अगर आपको एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एटीपी, तो अगर उस प्रोसेस के लिए एटीपी की जरूरत है तो वो प्रोसेस होगा एक्टिव। और अगर किसी प्रोसेस के लिए एटीपी की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर एटीपी की जरूरत नहीं है, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो एक पैसिव प्रोसेस है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, पैसिव प्रोसेस। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, और ये हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज, बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. ये हमने पढ़ लिया है, जो कि चैनल्स हैं, जो कि प्रोटीन्स हैं उनका। उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे कि एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज और, अगर आप एनर्जी लगा रहे हो तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आप मूव करवा सकते हो चीजें, मतलब कि किसी चीज में अगर आप एनर्जी नहीं लगा रहे हो तो आपको फ्रॉम हाई टू लो ही मूव करना पड़ेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से आपको लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में आप एनर्जी भी लगा रहे हो तो एनर्जी अगर लगा रहे हो तो फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन भी आप चीजों को मूव करवा सकते हो, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। बढ़िया, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप का। अब यहाँ आता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन डन,
अब आपके पास बारी आती है सेल वॉल की। जैसा कि हमने बोला था, आज के डिस्कशन में हम सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. एनसीईआरटी साफ साफ यहाँ लिख रही है कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पर है आपके पास? फंजाई एंड प्लांट्स में। इसके अलावा भी सेल वॉल दिखते हैं आपको, जैसे मोनरा में, किंगडम मोनरा में आप देखोगे, वहां पर आप पेप्टिडोग्लाइकिन का कॉन्सेप्ट देखोगे। प्रोटिस्टा में आप देखते हो डायटम्स डाइनोफ्लैजलेट्स में होंगे। यहाँ पर फंजाई एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from the mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. एल्गा को लेकर बताया गया है, एल्गा हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है जो एल्गा को लेकर कि एल्गा के सेल में क्या होता है, सेल वॉल में, एल्गा के सेल वॉल में किसका कॉम्पोजिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एल्गा के सेल वॉल में आपको मिलेगा सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बहुत बढ़िया। While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. तो एल्गी में क्या मिलेगा ये दिया हुआ है। दूसरे प्लांट्स में क्या मिलेगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ये भी दिया हुआ है। दोनों पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यहाँ दोनों से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मे बी सारी चीजें दे दी जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से कितनी चीजें एल्गा में मिलेंगी या कितनी चीजें आपको प्लांट्स में मिलेंगी, नॉर्मल प्लांट्स में, अदर प्लांट्स में, अदर देन एल्गा। तो आपको काउंट करके फिर लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम यहाँ से किए जा सकते हैं। सेल वॉल को लेकर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट इज द प्राइमरी सेल वॉल। जब कोई पौधा नया है अभी, तो उसके पास कौन सा सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल लिविंग होता है, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, जो कि बाद में चल के खत्म होने लगता है। कब? जब सेल मैच्योर होने लगता है और जब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता कहाँ है? बाहर की तरफ या इनर की तरफ? तो आंसर दिया हुआ है टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द वॉल। इसको हम लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा पूरा का पूरा सेल वॉल को लेकर। देखिए यहां पर आपके पास देख सकता है, ये है सेल वॉल, ठीक है, ये है सेल वॉल, ठीक है। यहां जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लांट का सेल है, ठीक। ये जो सेल आपको देख रहे हो, तो अंदर की तरफ आपके पास क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये बाहर की तरफ एक यंग प्लांट की बात हम कर रहे हैं। ये कौन सा है? एक यंग प्लांट, एक नया नया छोटा सा नन्हा बेबी प्लांट है, यंग प्लांट है। तो यंग प्लांट के सेल को हम लाए और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर, जो हम सेल के स्ट्रक्चर है उसके डिटेल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो इसके आउटर में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अभी सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है, अभी प्राइमरी सेल वॉल है। अब ये धीरे 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 ये जो सेल है, यानी कि ये जो प्लांट है, अब धीरे धीरे यंग से, यानी कि अभी ये यंग है, अब धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है? ये धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये प्लांट मैच्योर हो रहा है, यानी कि अब ये प्लांट कैसा हो गया? मैच्योर। तो हम सीधे यंग से मैच्योर जब ये प्लांट हो गया, तब क्या क्या चीजें में चेंजेस आए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सेल को अब हम बना रहे हैं, ये वही प्लांट का सेल, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया? नाउ इट इज अ मैच्योर सेल। अब ये क्या हो गया? मैच्योर सेल हो गया। तो ये रहा एक मैच्योर सेल। अंदर की तरफ वही स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की तरफ वही स्ट्रक्चर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन अब एक डिफरेंस आ चुका है। क्या डिफरेंस आया है? डिफरेंस ये आया है कि अब आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर जो कि यहां आप कहोगे कि अब ये सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अब बारी आती है कि सेकेंडरी वॉल बन कहाँ रहा है?
प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ या इनर की तरफ? तो साफ तौर पे एनसीईआरटी की लाइन है कि टुवर्ड्स इनर साइड। ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक। सो सेकेंडरी सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन, ये कहां पर प्रेजेंट है? इट इज डिपॉजिटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिटेड है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या क्या मिलेंगे आपको? सेकेंडरी सेल वॉल में आपको मिलेंगे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन प्लस लिग्निन। जहां भी लिग्निन आ जाए, क्योंकि लिग्निन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड गैसेस, तो वहां पर समझ जाना कि ये उसको डेड करने वाला है। अब वो क्या करेगा? डेड कर देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगा? मोटा होता जाएगा। इट बिकम्स थिकर। इसकी थिकनेस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और वो इतनी बढ़ती जाएगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लांट ओल्डर होता जाएगा और पुराना होता जाएगा, इसके प्राइमरी सेल वॉल तो खत्म ही होने के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है वो लाइन। ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक यहाँ से एक नोट पॉइंट आपको लिखना जरूर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देखा। कभी कभी बहुत रेयरेस्ट होता है, क्या रेयरेस्ट है आपके पास? टर्शियरी सेल वॉल। तो आप यहाँ एक नोट पॉइंट ये कर लेंगे, नोट प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपके पास पॉइंट क्लियर है। एक बारी आती है कि टर्शरी सेल वॉल नाम का क्या कोई चीज होता है? तो आप कहेंगे टर्शरी सेल वॉल रेयर होते हैं। रेयर कहाँ मिलेंगे? अगर ये रेयर भी है तो कहाँ मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, बढ़िया। एक ये पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट आता है आपके पास पिट। पिट में आपको क्या होगा? यहां पर सेकेंडरी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि पिट बनता ही उस जगह पर है जहां सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट हो। अब आप कहोगे हम पिट कहां पढ़ेंगे? देखिए, दो चीजें आती हैं, एक है पिट और एक है पिथ। जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं वहां पर आप पिट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहीं पर आप पिथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज मत होना दोनों के स्पेलिंग में। पिट वहां पर बनता है जहां सेकेंडरी सेल वॉल होता ही नहीं है, वहां पर आपको मिलेगा पिट। ठीक है। तो इन दोनों वर्ड में, और ये जब हम प्लांट एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तब पिट एंड पिथ दोनों को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यही इस जगह पर लिखी हुई चीजें हैं। मिडिल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिडिल लैमिला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट which holds the or glues the different neighboring cells together। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जो दो नेबरिंग सेल्स को टुगेदर एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं, उनका उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है? तो वो है मिडिल लैमिला। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। किसकी तरह काम कर रहा है? ग्लू की तरह। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमिला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अब इसका इस वाले जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, और ये करते ही आपकी सेल वॉल हो जाती है कंप्लीट। देखिए, ये रहा आपके पास एक सेल वॉल, ये रहा आपके पास एक सेल वॉल। ठीक है। अब हमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास है। और ये रहा इसके पड़ोसी सेल, यानी कि नेबरिंग सेल। ये इसका नेबर में, पड़ोस में, एक साइड में एक सेल है। ठीक है। अब ये बात बता रहा है कि इसके बीच में, नेबरिंग सेल में, जैसे आपने देखा होगा जब बिल्डिंग बनती है तो एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में हम क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं। तो सीमेंट कैसा काम करता है? एक ईंट और दूसरे ईंट को जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है ना? फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर दोनों के बीच में ये क्या काम कर रहा है?
ये ग्लू का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है, यही मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मिडिल लैमेला बनता किससे है, तो आपने बोला कैल्शियम पैक्टेट से, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, किस तरह का काम कर रहा है, ये ग्लू का काम कर रहा है, ग्लू टू होल्ड टू प्लांट सेल्स टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब इसी की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का एक डिस्कशन दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। अब प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, ये रहा एक प्लांट सेल, इसके इस जगह पर आपको इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया। नाउ ये रहा इसके नेवरिंग सेल, ये रहा इसका सेल वॉल भी बनाएंगे हम। ये रहा इसका नेवरिंग सेल। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट आप थोड़ा ध्यान देंगे इधर। नाउ सी, अब अगर इस जगह पर अगर हम फोकस करें, इस जगह पर फोकस करें, तो यहाँ पर हमारा क्या था, मिडिल लैमेला था, है ना, यहाँ पर हमारा था मिडिल लैमेला, इस जगह पर इसी का जिक्र किया गया है, ये मिडिल लैमेला। और ये जो बीच का कनेक्शन देख रहे हैं, यही है प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, क्या है लोकेशन इसकी, तो यहां पर आप देख सकते हैं मिडिल लैमेला जो है, ये मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल आर गेटिंग ट्रांसवर्स्ड, देख सकते हैं आप, ट्रांसवर्स्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन, आपको कलर चेंज कर देंगे तो क्लियरली समझ आएगा। ये क्या है, ये एक प्लाज्मोडेस्माटा है, मतलब कनेक्शन बिटवीन टू सेल। अब ये कनेक्शन बिटवीन टू सेल, अगर ये प्लाज्मोडेस्माटा है और ये मिडिल लैमेला है, तो दोनों क्या हो गए, यहाँ पर ट्रांसवर्स हो गए ना। इसी का जिक्र किया गया है कि प्लाज्मोडेस्माटा एंड मिडिल लैमेला क्या हो गए, ट्रांसवर्स हो गए। इसी का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata. Plasmodesmata वो connection है between two cells which connect the cytoplasm of the neighboring cells. ठीक है, और इसीलिए आप ये देख सकते होंगे कि ये कनेक्शन कहाँ तक है, ये साइटोप्लाज्म तक कनेक्शन है। ठीक है, चलिए, होप सो यहाँ पर हमने आज की पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कंप्लीट किया इंटायर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। होप सो आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।